आपकी परीक्षा के टाइम पर तीखे कमेंट, तुम तो गधे हो, मुझे पता था तुमसे तो यही उम्मीद थी, तुम तो मेरी नाक कटाओगे, ये स्टेटमेंट कई बार बच्चों में ट्रिगर का काम करता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षाओं को इतनी हाइप मिली हुई है जिसकी वजह से एक अलग तरीके का दबाव फील करता है बच्चा, साथ में पेरेंट्स भी। इतने मार्च या इतनी फेब से एग्जाम है, पूरा घर का परिवर्तन हो गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में, भोपाल यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक डिफरेंस ही ना हो तो परसेंटेज का इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। हमें ये समझना होगा कि हम एक कप में एक टैंकर भर के पानी नहीं भर सकते। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं। बच्चे और पेरेंट्स दोनों की मेंटल हेल्थ इस दौरान काफी हिलने की एक स्थिति बन जाती है। तो हमने इन समस्याओं को लेकर देश के जाने माने मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, तो चलिए सर से सीधे जानते हैं। जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो जो एग्जाम के टाइम पेरेंट्स की भी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं एक उन पर भी एक प्रेशर होता है, तो उस पर आपका क्या सुझाव रहेगा पेरेंट्स को? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मानसी जी आपको और आज तक को मेरा धन्यवाद कि आपने इतने सेंसिटिव विषय पर बात करने के लिए मुझे बुलाया। अब मैं मानसी जी आपके प्रश्न पर आता हूं। आपने बात करी कि माता पिता भी प्रेशर में आते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षाओं को इतनी हाइप मिली हुई है जिसकी वजह से एक अलग तरीके का दबाव फील करता है बच्चा, साथ में पेरेंट्स भी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें 10th और 12th के जो भी रिजल्ट्स रहे हैं उनसे बच्चे का भविष्य निर्धारण में एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स रहे कि आपको अगर 10th में इतने परसेंटेज नहीं मिले तो आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये स्ट्रीम लाने के लिए इतना ज़रूरत है। दूसरा, 10th का चूंकि महत्व इसलिए बढ़ा तो 10th के जो परसेंटेज थे उसको हाइप मिलने लगी। कैसे? प्रथम पुरस्कार पर इतना आपको ये प्राइज मिल रहा है, इसमें ऐसा मिल रहा है, वो स्कूल का इतना रिजल्ट मिल रहा है, इतना प्राइज मिल रहा है, तो हमने उसको टोकन से भी जोड़ दिया। बात 12th की आती है तो अभी 2-4 साल पहले CUET का कॉन्सेप्ट आया। उसके पहले परसेंटेज बेस पर एंट्री होती थी कॉलेजेस में। हम क्या सुनते थे? 99.9 परसेंटाइल नहीं आया, 99 नहीं आया तो आपको DU में एडमिशन नहीं मिलेगा, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो परसेंटेज बहुत ज्यादा हाइप हो गए, तो इसे लोगों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, बच्चों ने दबाव का बना लिया कि अगर मुझे इतने नंबर नहीं आए तो मुझे ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए पूरे परिवार का जो मेंटल हेल्थ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप देखिए कि जैसे एग्जाम की डेट आई, इतने मार्च या इतनी फेब से एग्जाम है, पूरा घर का परिवर्तन हो गया। जुलाई से, जून से हम कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अचानक जैसे एग्जाम की डेट आई पूरा घर अलर्ट मोड में आ गया। तो ये एक अनावश्यक का क्रिएटेड प्रेशर है जहां पर शिक्षा तंत्र में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है कि किस प्रकार से हम इस परसेंटेज के इंपॉर्टेंस को खत्म कर सकें ताकि हम एक खुशहाल समाज तैयार कर सकें, खुशहाल बच्चे तैयार कर सकें। एक चीज ये भी होती है ना कि अगर आपके बच्चे के अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो बच्चे का फ्यूचर भी है, प्लस बच्चे के अंदर जो सोशल पीयर प्रेशर है तो वो पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा होता है पीयर प्रेशर, और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि ये बच्चे पर भी शिफ्ट होता है पीयर प्रेशर पेरेंट्स के द्वारा। तो इस पीयर प्रेशर को कैसे कम किया जाए? मुझे लगता है कि इसको बड़े व्यापक स्तर पर देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैंने बोला शिक्षा तंत्र पर काम करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए आप मानसी जी देखिए कि अगर सारे कॉलेजेस का स्तर एक जैसा हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में, भोपाल यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक डिफरेंस ही ना हो तो परसेंटेज का इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। हमने ही तो क्रिएट कर रखे हैं अलग अलग टाइप के कॉलेजेस। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही शिक्षा प्राप्त किया हुआ प्रोफेसर, उसका इम्पैक्ट DU में डिफरेंट है, BU में डिफरेंट है, LU में डिफरेंट है? तो ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि हम कैसे उसको कट डाउन कर सकते हैं। शिक्षा को हम परसेंटेज के बेसिस पर बांधे नहीं कि अगर इतने परसेंट नहीं आए तो आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो हम उन कारणों को समझने की कोशिश करें जिसकी वजह से ये हो रहा है। माता पिता के स्तर पर क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें एक सतत रूप से प्रक्रिया पहले से ही चालू रखनी है जो कि फॉर्मेटिव ईयर से शुरू हो रहा है। हम कहां तक अचानक माँ बाप को ख्याल आएगा कि मेरे बच्चे को पढ़ना है 10th में दिसंबर और नवंबर में, 5th क्लास से 4th क्लास से क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो हमें शुरू से ही ध्यान देना होगा और यह समझना होगा कि बच्चे की एक क्षमता हो सकती है।
हमें ये समझना होगा कि हम एक कप में एक टैंकर भर के पानी नहीं भर सकते। हो सकता है कैपेसिटी अलग हो, बिकॉज आईक्यू के लिए जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों का इंटरेक्शन किसी बच्चे की बुद्धिमत्ता को या परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। तो मुझे ये समझना होगा कि मेरा बच्चा 99 जरूरी नहीं कि ला पाए। अगर मुझे सपोज करना भी है तो शुरू में से ही उसको मार्गदर्शन अच्छा दिलाना होगा, अच्छी शिक्षा मुहैया करानी होगी। एकदम से प्रेशर क्रिएट होने पर प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। तो माता पिता को अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। धीरज रखें, संयम रखें, तभी आप शायद बेहतर गाइड कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो कई बार बच्चे को और ज्यादा परेशान कर देता है। आपकी परीक्षा के टाइम पर तीखे कमेंट, तुम तो गधे हो, मुझे पता था तुमसे तो यही उम्मीद थी, तुम तो मेरी नाक कटाओगे, ये स्टेटमेंट कई बार बच्चों में ट्रिगर का काम करते हैं। बच्चा अंडरलाइंग डिप्रेशन में है, उस अंडरलाइंग डिप्रेशन समझ में नहीं आ रहा, बच्चा में है वो डिप्रेशन, और ये लाइन आई, उसने खुद को नुकसान पहुंचाने का सोचने लगा, क्योंकि उसने अखबारों में, मीडिया में, आसपास में देखा था, खबरें पड़ी थी कि बच्चे ने परीक्षा की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाया। तो वो मॉडल उसके दिमाग में बसा रहता है, और कई बार ऐसे तीखे स्टेटमेंट परीक्षा के टाइम पर ये चीजें ट्रिगर करते हैं। और कई बार देखिए हमारे सामने बड़ी दुखद घटनाएं आती हैं कि रिजल्ट आने के पूर्व बच्चा एज्यूम करके खुद को नुकसान पहुंचा लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे रिजल्ट आ गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं अपने माँ बाप को मुंह कैसे दिखाऊंगा। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हम उसके मन में भरते चले जाते हैं अनावश्यक डायलॉग से, अनुचित डायलॉग से। तो क्या इसमें सिर्फ पेरेंट्स का ही रोल है बच्चों को ये करने में, या मतलब टीचर्स हैं और सोसाइटी है और उसके दोस्त हैं? आप क्या सजेशन देते हैं कि बच्चे किस तरह से अपनी तैयारी करें, कैसे सोचें जो बच्चों का प्रेशर कम रहे? देखिए, सबसे पहले बच्चों को तो मेरा सुझाव ये है कि आप लोग अपनी सबसे पहले अगर कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं लाइफ में, ना केवल पढ़ाई, सबसे पहले बहुत छोटे छोटे टिप्स फॉलो कीजिए। आप देखिए कि क्या आप 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त रात की ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्या आपने शुरू से ही एक पेस बना रखा है अपनी पढ़ाई का, वो बहुत जरूरी है। क्या आप सही समय पर अपने टीचर्स की, अपने साथियों की, बुक्स की, यूट्यूब चैनल्स की मदद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो पहले मुझे अपना ही एनालिसिस करनी चाहिए कि वाकई में ईमानदारी से अकेले बैठ के सोचो कि मैं अभी फिलहाल क्या कितना कर सकता हूं, तो उसमें हम फिर सुधार कर सकते हैं सहयोग लेकर के। अपनी कमियों को एक्सेप्ट ना कर पाना एक कई बार बड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मानसी जी, वो ये है कि बच्चे ये भी समझें कि सब कुछ उनसे नहीं हो पाएगा। खुद को एक क्षमा करने का भी भाव लाएं। जैसे आप लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कई बार आप हारते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि परीक्षा में भी कई बार आपके हिसाब से हो सकता है रिजल्ट नहीं आए, बट उसमें भी हमें धीरज बना करके रखना है। आप अपने एफर्ट पूरे कीजिए, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, जो आपका एग्जाम है वो बड़ा सब्जेक्टिव है। एक ही प्रश्न के उत्तर पर मुझे मानसी जी अलग नंबर दे सकती हैं, मेरे सामने विशाल जी बैठे हैं, वो मुझे उसी उत्तर पर अलग मार्क्स दे सकते हैं। तो ह्यूमन वेरिएशन भी है एग्जाम की कॉपी चेकिंग में, इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। तो अपने लिए हम्बल रहें, अपने लिए ट्रू रहें, अपनी दिनचर्या का ख्याल रखें, मदद मांगने में नहीं हिचकें, चाहे वो मेंटल हेल्थ की समस्या हो या आपके एजुकेशन से रिलेटेड समस्या हो, मदद मांगने में बिल्कुल भी नहीं हिचकना है। टर्म मैंने सुना था गिल्ट पेरेंटिंग, कि पेरेंट्स वर्किंग हैं, यस, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, उन्हें पढ़ा नहीं पाते समय पर, उनके होमवर्क पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये बच्चों को पालने के दौरान पेरेंट्स के बिहेवियर पर भी आप थोड़ा सा टिप्स दीजिए पेरेंट्स को। जी, जुड़ने से भी ज्यादा कठिन ज्यादा बुरी बात है वो उसे बाजार से कॉम्पनसेट कर रहे हैं। वो 5 दिन लगातार अपने जॉब की वजह से उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें गिल्ट आता है कि मैं ये शॉपिंग करा करके, ये महंगे उन्हें खिलौने दिला करके, महंगे गेम्स खिला करके जो 5 दिन की गिल्ट है उसे वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी जो भाव रहता है वो कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर रहता है कि उनका बच्चे को तो वो वहां घुमाने ले जाते हैं, वो उनका बच्चा तो वहां जाता है। इसकी वजह से कई बार
पेरेंट्स जो हैं गिल्ट पेरेंटिंग का शिकार होते हैं, और कई बार मानसी जी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहां पर उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बजट को तैयार नहीं करते हैं। उसमें भी पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जो बच्चों में एक्सेसिव खर्चे की वजह से खुद काफी ज्यादा एंजाइटी या ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। जो बच्चे हैं उनके सामने इतना ज्यादा इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है, गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस एडिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पे देखिए, बताइएगा। दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जिन बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर और नोवेल्टी सीकिंग, ये चार जो मनोवृत्तियां हैं, अगर ये होती हैं, मनोरोग हैं, ये होते हैं, तो ये बच्चे अपेक्षाकृत स्क्रीन एडिक्शन के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। इनका थोड़ा सा आप विवरण। जी हाँ, जी हाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मोबाइल है या कोई गेम्स हैं, ये आप देखिए कि डायनेमिक है, बार बार बदलते रहते हैं। तो जिन लोगों में अटेंशन डेफिसिट होता है तो उनको कोई ना कोई डायनेमिक चीजों में ज्यादा वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसकी वजह से जो एडल्ट लोग भी बहुत ज्यादा स्क्रीन डिसऑर्डर के या स्क्रीन एडिक्शन के शिकार होते हैं, उनमें ये चीजें देखी जाती हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के प्रेशर को कोप अप करने के लिए कहीं ना कहीं हम एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं जो कि मोबाइल में उपलब्ध होता है, जो हमें टेम्परेली वहां से कट ऑफ कर देता है। तो ये मेंटल डिसऑर्डर होने पर ज्यादा आप स्क्रीन एडिक्शन के प्रोन हो सकते हैं। दूसरा उल्टा भी है, कई बार स्क्रीन एडिक्शन बनाए जाने की पूरी साजिश है कि गेम्स की डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है जहां पर हमारा रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। बच्चों, आपको अच्छा लगता है कि मैंने ये स्टेज क्रॉस करी, मुझे इतने पॉइंट मिल गए, अब तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, या आपको कोई कैरेक्टर का नाम दे दिया गया कि अब आप टाइगर बन गए हो, आप लॉयन बन गए हो। ये गेम खेलने के बाद ये आपके ब्रेन पर कब्जा किया जा रहा है। इसलिए बच्चों को हमें स्क्रीन के या टेक्नोलॉजी के हेल्दी यूज के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है कि मैं कितना बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी को यूज करूं अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, ना कि अपनी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो एक हमें बाउंड्री बनानी होगी कि सोशल मीडिया का, स्क्रीन का, गेम का यूज मैं कब कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और कितना कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को मोबाइल देकर के खुश होते हैं कि मेरा बच्चा यार 7 साल का है, पूरे चैनल चला लेता है, वो तो यूट्यूब खोल लेता है, अपने से सॉन्ग ढूंढ लेता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। वही बच्चा जब 11 साल के बाद मोबाइल छुड़ाने पर गुस्सा करता है तो हमको लगता है आज ही से मैं मोबाइल बंद कर दूं। तो मैंने 30 ml दे करके उसको पहले आदी बनाया, और अब मैं बोल रहा हूं कि अब तो तुम बंद करो। तो ये एक पूरा का पूरा रिवॉर्ड सिस्टम जो है उसको हाईजैक कर लेता है। वहां पर आपको मनोचिकित्सकों की सलाह लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा आपका किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ में एसोसिएटेड हो। तो सर, अब आप लास्ट में बच्चों को, बोर्ड एग्जाम दे रहे बच्चों को कोई ऐसा जादुई टिप्स दे दीजिए कि वो पढ़े जी। और उन्हें याद रहे और वो टेंशन में ना हो, क्योंकि होता नहीं है, टेंशन में कई चीजें साफ भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बोर्ड परीक्षाओं का या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। हावी कैसे नहीं होने दें? सबसे पहले ये समझें कि वो मेरी लाइफ का एक टूल है, वही लाइफ नहीं है। हो सकता है आपको सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर ये बोले, बट आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ में आप सबसे बड़े हैं और वो साथ में सपोर्टिंग है। तो इससे बहुत सारा प्रेशर रिलीज होता है। दूसरा कि मैं फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, नींद का विशेष ख्याल रखना। नींद का विशेष ख्याल रखना है। विजन का ही रिवीजन हो सकता है, तो पहले से आप पढ़ाई करके बढ़िया से रखें और रिवीजन करना है। भूलना बहुत ही सामान्य मस्तिष्क का फंक्शन है। कई बार मेरे पास आते हैं इस समय बच्चे, सर मैं पढ़ता हूँ भूल जाता है, अरे मुझे भी भूल जाता है भाई, सबको भूल जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है ब्रेन का, बट रिवीजन इज द की। बार बार अगर अपन पढ़ेंगे तो वो चीजें फिर हमें याद रहती हैं। दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें, अपने मन की बातें जरूर कहें। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। उससे ब्रेन का रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है और ब्रेन हमारा रिलैक्स होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगले 1-2 महीने के लिए सोशल मीडिया का और स्क्रीन का यूज पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। आपको अगर इंटरटेनमेंट पर्पस से स्क्रीन यूज करना है तो आपको टेलीविजन का यूज करना है, थिएटर का यूज कर सकते हैं, बट मोबाइल से दूर रहिए, लैपटॉप से दूर रहिए, डेस्कटॉप से मनोरंजन के लिए दूर रहिए।
पढ़ाई करने के लिए आप अपने संसाधन के हिसाब से अगर जितना बड़ा स्क्रीन है उसका यूज करेंगे तो बेहतर होगा। एक जो डर है फेल होने का, हम्म। मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, पेरेंट्स को भी लगता है वो फेल हो जाएंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे। इस फेल होने के जो डर को कैसे लेना है और फेलियर को कैसे लेना है? थोड़ा बहुत जो डर है वो काम की शुरुआत के लिए जरूरी होता है, ये पूरा मनोविज्ञान इस बात का सपोर्ट करता है। थोड़ा बहुत वो हमें मोटिवेशन देता है, वो डर मतलब हमें इनिशिएशन के लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल डर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मुझे डरना क्यों जरूरी है कि रोड मुझे ढंग से क्रॉस करनी है, मुझे जो जहरीले कीड़े मकोड़े हैं उनसे दूर रहना है, खतरनाक जानवर हैं, तो ये हो गए हेल्दी फियर। तो हेल्दी फियर बहुत ज़रूरी है कि मैं अगर पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाऊंगा, अरे मुझे कोई मतलब नहीं एग्जाम का, तब तो फिर गड़बड़ है। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी बहुत ज़रूरी है। और फेलुअर आना मैंने बताया कि एक हिस्सा है, बट डोंट एज्यूम कि मैं फेल हो ही जाऊंगा। ऐसे ओवर थिंकिंग के गुलाम आप नहीं बने कि उसकी वजह से आपको परफॉर्म ही नहीं कर पाओ। बहुत सारे बच्चे एग्जाम ही देने नहीं जाते, इतना फियर हो जाता है कि माता पिता बोलते हैं कि नहीं बेटा आप एग्जाम देने मत जाओ। तो पहले से ही बच्चों से अच्छे से बातचीत करते रहें। और फेलुअर कब होगा, पहले तो उसको रिजल्ट तो आने दो बॉस, आप अपना एफर्ट करिए, आप अपना पूरा 100% दीजिए। और अगर फेलुअर आता भी है तो ये आपकी जिंदगी का फेलुअर नहीं। अगर ये फेलुअर आ गया है तो निश्चित तौर पर आप पेन से गुजरेंगे, उस पेन को आप डिस्कार्ड मत कीजिए। दुनिया में कोई भी इंसान फेल होने पर पेन में आता है, उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, उससे होकर के आपको गुजरना होगा। वो पेन का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। आप ये सोचें कि फेलियर होने पर पेन नहीं हो, ये गलत है। वो जरूर होगा, उस फेज से गुजरना होगा। एक बार हमें रिबिल्ड करना होगा खुद को कि हमने क्या कमियां की, क्या खामियां रही, उसको हम रेक्टिफाई करके और जीवन में आगे बढ़ेंगे और जीवन को कहेंगे हाँ से यस टू लाइफ। थैंक यू सर। जी।